Hi kids, let's do question and answer for our chapter 4.3 The Red-Headed League. So सबसे पहले हम करेंगे part 1 के solutions. Let's begin. Find and write the descriptions of different people given in this story. तो स्टोरी में जो कैरेक्टर दिए हुए हैं हमें उन्हें डिस्क्राइब करना है. तो मेन कैरेक्टर कौन है स्टोरी का? शर्लॉक होम्स. ही इज अ प्राइवेट डिटेक्टिव एंड द स्टोरी इज प्रोटैगनिस्ट. तो वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और वो कौन है? स्टोरी के हीरो है. प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है हीरो. Sherlock Holmes' keen observations and ability to reason allow him to solve puzzles that are difficult for everyone else. तो वो जो है हर चीज को बहुत ही गहराई से देखते हैं, तो हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं और उनके अंदर इतना दिमाग है कि हर चीज को वो क्वेश्चन करते हैं. तो अगर कुछ भी हो रहा है तो वो हर चीज पे सवाल करेंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ. तो इस वजह से जो है वो सारे केसेस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं, जो कि बाकी लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा. Sometimes quiet and contemplative, other times bursting with energy. तो कभी कभी तो वो बहुत चुपचाप होते हैं और चीज को बस देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, और कभी जो है वो एनर्जी से भरे हुए होते हैं. Holmes uses methodology that can confuse and frustrate others. वो ऐसे ऐसे तरीके यूज करते हैं जिससे बाकी लोग फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, बट उनको क्या है, उन्हें सॉल्यूशन की तरफ जाना है तो वो कोई भी तरीका अपनाएंगे. He's somewhat of a mystery, rarely divulging his thoughts until he's already solved the crime. तो जनरली जो है वो बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है, वो बताएंगे नहीं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है जब तक कि वो क्राइम को सॉल्व ना कर ले. तो तब तक वो आपको बताएंगे नहीं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बस अपने दिमाग में कैलकुलेशंस करते हैं. डॉक्टर जॉन वॉटसन. डॉक्टर जॉन वॉटसन जो है वो शर्लक होम्स के पार्टनर हैं और स्टोरी के नरेटर, यानी जो स्टोरी बता रहा है, नरेट कर रहा है, वो है डॉक्टर जॉन वॉटसन. गुड नेचर्ड, ब्रेव एंड डाउन टू अर्थ. बहुत ही अच्छे नेचर के इंसान है, बहुत ही बहादुर हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ है, यानी बहुत ही विनम्र इंसान है, उनके अंदर घमंड नहीं है. वॉटसन इज शर्लक होम्स साइड किक. उनके साइड किक हैं, जैसे आपने देखा है ना, कुछ मूवीज में एक मेन हीरो होगा और उसका एक साइड किक होगा जो उसको हमेशा हेल्प करेगा. तो इस स्टोरी में वो साइड किक कौन है? जॉन वॉटसन. इवन दो ही रेयरली हेल्प्स होम्स एक्चुअली सॉल्व एनी मिस्ट्रीज. वो कोई ऐसी मदद शर्लक होम्स की नहीं कर रहे हैं जिसमें वो एक्चुअली कोई मिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं. मिस्ट्री सॉल्व तो शर्लक होम्स ही कर रहा है, बट जो है वो बाकी के काम कर रहे हैं, बाकी की जो उनकी मदद है वो कर रहे हैं. His confusion with the mysteries and Holmes often mirrors readers' own confusion. तो वो जो confusion में रहते हैं कि क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, होम्स के दिमाग में क्या चल रहा है, वो जनरली जो है वो रीडर्स के जो एक्सप्रेशन है, जो कहानी पढ़ रहा है उसके सेम एक्सप्रेशन वही हैं जो मिस्टर वॉटसन के हैं. तो डॉक्टर वॉटसन का कैरेक्टर जो है वो एक तरह से रीडर की मेंटल स्टेट को भी दिखा रहा है. जाबेज विल्सन. जाबेज विल्सन जो है वो लंदन शहर में एक पॉन ब्रोकर है. उनकी दुकान है जहाँ पे लोग अपनी चीजें गिरवी रखते हैं जिसके बदले में वो उन्हें पैसे देते हैं. जाबिस विल्सन जो है वो बहुत ही साधारण से इंसान है, एवरेज मैन है, और उनके अंदर बस एक ही चीज है जो बहुत ही खास है, वो है उनके लाल बाल. वो इतने स्लो हैं और लोगों पे इतनी जल्दी भरोसा कर लेते हैं कि वो देख ही नहीं पाते हैं कि जो उनका असिस्टेंट विंसेंट स्पॉल्डिंग है वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है. और वो ये जो स्टूपिड सी रेड हेडेड लीग है, लाल बाल वाले लोगों का जो संगठन है, उस पर भी वो भरोसा कर लेते हैं. तो वो बहुत ही ट्रस्टवर्दी इंसान है, बहुत ही भोला टाइप का उनका नेचर है. जॉन क्ले. विंसेंट स्पॉल्डिंग. जॉन क्ले कौन है? वो एक्चुअली एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है जो कि जाबिस विल्सन की दुकान पे काम कर रहा है नकली नाम के साथ, जो कि है विंसेंट स्पॉल्डिंग. Sinister and haughty, John Clay wins the respect of Sherlock Holmes because of his ingenious plot to rob the city and suburban bank. वो बहुत ही दुष्ट है और बहुत ही चालाक शातिर क्रिमिनल है ये जॉन क्ले जो है. और जो है उसकी इस चालाकी को देख के जो है शर्लॉक होम्स भी एक तरह से जो है वो उसके फैन जैसे हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसने कितना बढ़िया, कितना इंटेलिजेंट प्लॉट निकाला इस शहर के बैंक को लूटने के लिए. पीटर जोन्स. पीटर जोन्स कौन है? स्कॉटलैंड यार्ड के डिटेक्टिव हैं, वो वहां के डिटेक्टिव हैं जो कि केस सॉल्व कर रहे हैं. पीटर जोन्स इज अ टफ पुलिस ऑफिसर हु बोथ रिस्पेक्ट्स एंड डिस्ट्रस्ट शर्लक होम्स. वो बहुत ही टफ पुलिस ऑफिसर हैं और वो शर्लक होम्स की जो है रिस्पेक्ट भी करते हैं, साथ में वो ज्यादा उन पर भरोसा भी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है शर्लक होम्स के तरीके जो है केस सॉल्व करने के वो बहुत ही अजीब हैं. मिस्टर मैरीवेदर कौन है? द मैनेजर ऑफ द सिटी एंड सबर्बन बैंक. वो बैंक के मैनेजर हैं.
आर्ची, डंकन रॉस, विलियम मॉरिस, ये और बाकी के कैरेक्टर हैं। जॉन क्लेस के पार्टनर इन क्राइम, तो ये सब लोग जो है ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं क्राइम में, जॉन क्ले को। Archie's red hair prompts John Clay to devise the red-headed league to lure Wilson out of his pawn shop for 4 hours every day. Number 2. Present Mr. Wilson's story as it would be shown in a comic strip. आपको मिस्टर विल्सन की कहानी जो है, जो उन्होंने शर्लक होम्स को बताई, वो यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट करनी है जैसे कि वो कॉमिक बुक हो। आप कॉमिक बुक तो पढ़ते ही होगे, राइट, जहाँ पे स्टोरीज जो है वो पिक्चर के माध्यम से बताई जाती हैं। तो पिक्चर्स होती हैं, उसके नीचे डायलॉग्स लिखे होते हैं और आप उन्हें रीड करती हो कॉमिक बुक्स में। तो आपको वैसे ही यहाँ पे मिस्टर विल्सन की स्टोरी जो है डिस्क्राइब करनी है। तो आपको हर एक फ्रेम दिखाना है, कि पिक्चर दिखानी है कि ये सीन चल रहा है, ये हो रहा है। फिर उसके बाद जो है आपको डायलॉग्स भी लिखने हैं। तो यहाँ पे मैंने खाली एग्जाम्पल के पर्पस के लिए एक कॉमिक स्ट्रिप जैसा बना दिया है, बट आप जो है पिक्चर में भी चेंज कर सकते हो। आप पिक्चर का डिजाइन, लोगों के चेहरे, सब कुछ चेंज कर सकते हो। आप डायलॉग्स भी चेंज कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्टोरी का एसेंस है, कि जो मिस्टर विल्सन ने बताया है आपको, वो जो है वो ऑथेंटिक रखना है, सेम वही। आप उसे कैसे बता रहे हो वो आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे फ्रेम 1 क्या है, मिस्टर विल्सन की पॉन शॉप, जो उनकी दुकान है वो है। मिस्टर विल्सन जो है अपनी दुकान के पीछे बैठे हैं और विंसेंट स्पॉल्डिंग जो है वो उनकी दुकान में एंटर हो रहे हैं। तो विंसेंट स्पॉल्डिंग जो है वो विल्सन से कहते हैं, विल यू टेक मी एज योर असिस्टेंट, आई विल वर्क फॉर हाफ द वेजेस। कि आप मुझे अपना असिस्टेंट रख लोगे, मैं आधी तनख्वाह पे ही काम कर लूंगा। सेकंड फ्रेम क्या है, मिस्टर विल्सन की पॉन शॉप, बट उसका बेसमेंट। पिक्चर क्या है, स्पॉल्डिंग जो है वो सेलर में, वो बेसमेंट में बैठे हुए हैं और फोटो डेवलप कर रहे हैं। तो स्पॉल्डिंग जो है वो मिस्टर विल्सन से कहते हैं, सर देयर इज नो वर्क हियर, आई विल गो डाउन टू द सेलर टू डेवलप माय फोटोज। सर यहाँ पे तो कोई काम नहीं है, तो मैं नीचे बेसमेंट में जाके जो है अपनी फोटोज डेवलप कर लेता हूँ। फ्रेम 3 क्या है, मिस्टर विल्सन की पॉन शॉप। यहाँ पे मिस्टर विल्सन जो है वो काउंटर पे बैठे हैं और एक एड की तरफ देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में जो एड आया है। Spalding to Wilson, sir, look at this ad. It is for red-headed people. सर इस एड को देखिए, ये लाल बाल वाले लोगों के लिए है। Next frame, League of Red-Headed Men Office. Picture Mr. Wilson and Spalding in a crowded office with red-headed men. तो यहाँ पे जो है वो उस red-headed men का जो ऑफिस है वहां पे पहुंच गए हैं और वहां पे बहुत भीड़ है। तो विल्सन स्पॉल्डिंग से कहते हैं, वी मेड आवर वे टू द लीग ऑफ रेड-हेडेड मैन ऑफिस। हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। नेक्स्ट फ्रेम में जो है ऑफिस में जो है मैनेजर का रूम, जिसमें जो है डंकन रॉस जो है वो मिस्टर विल्सन को हायर कर रहे हैं। तो वो उनसे कहते हैं, यू आर हायर्ड, कॉपी पेजेस ऑफ द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ड्यूरिंग योर शिफ्ट्स। तुम्हें जो है हायर कर लिया है, तुम्हारा काम है कि तुम ये जो ब्रिटानिका है इसके पेजेस को कॉपी करो। नेक्स्ट इमेज क्या है, मिस्टर विल्सन जो है वो ऑफिस में काम कर रहे हैं। डायलॉग कैप्शन, वीक्स पास, हफ्ते गुजर गए हैं। मिस्टर विल्सन, आई डिलिजेंटली कॉपीड पेजेस थिंकिंग इट वाज एन इजी वे टू मेक मनी। मैं जो हूँ बहुत रेगुलरली अच्छे से जो है काम कर रहा था, पेजेस कॉपी कर रहा था, ये सोच के कि ये तो बहुत आसान तरीका है पैसा कमाने का। नेक्स्ट फ्रेम क्या है, इमेज है मिस्टर विल्सन फाइंडिंग द क्लोज्ड ऑफिस एंड द नोटिस। उन्हें ऑफिस बंद मिलता है और नोटिस मिलता है। One day, Mr. Wilson, I arrived at the office and it was locked. There was a notice on the door. मैं ऑफिस पहुंचा, ऑफिस तो बंद था और वहां पे एक नोटिस लगा था। नेक्स्ट इमेज है मिस्टर विल्सन रीडिंग द नोटिस। इट सेड, मिस्टर विल्सन रीडिंग अलाउड, द रेड हेडेड लीग इज डिसॉल्व्ड, योर जॉब इज फिनिश्ड। तो ये जो लीग है ये खत्म हो गई है, आपका जॉब खत्म हो गया है। नेक्स्ट इमेज क्या है, मिस्टर विल्सन जो है वो दौड़ के जो है होम्स के ऑफिस आ रहे हैं। फिर वो कहते हैं, आई रश टू मिस्टर होम्स, समथिंग्स गॉन टेरिबली रॉन्ग। वो मिस्टर होम्स के पास आए हैं भागते हुए, ये कहने के लिए कुछ तो बहुत गड़बड़ हुआ है। नेक्स्ट इमेज में जो है मिस्टर विल्सन जो है होम्स को पूरी स्टोरी बता रहे हैं। आई फॉलोड देयर स्ट्रेंज इंस्ट्रक्शंस एंड नाउ द लीग इज गॉन, व्हाट शुड आई डू मिस्टर होम्स। मैंने उनके सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करे और अब तो लीग खत्म हो गई है, ये संगठन, तो अब मैं क्या करूं मिस्टर होम्स। तो नेक्स्ट इमेज में जो है होम्स विद वॉटसन से केस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और वो कहते हैं कि वॉटसन, दिस केस इज मोर देन इट सीम्स, आई मस्ट इन्वेस्टिगेट द रेड हेडेड लीग। ये केस तो कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मुझे इस लीग के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। Form groups of 5. Discuss how you can complete the rest of the story without referring to part 2 of the story.
तो आपको जो है 5 लोगों का ग्रुप बना के ये डिस्कस करना है कि ये जो स्टोरी है अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं पढ़ो तो आप इसे यहाँ से एंड कैसे करोगे, आप इसका एंड क्या डिसाइड करोगे, आपको ये डिस्कस करना है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे वेज दिए हैं जिससे आप इस स्टोरी को एंड कर सकते हो। आप इसमें से कुछ भी चूज कर सकते हो, जैसे कि हो सकता है रेड हेडेड लीग जो है वो किसी और बहुत बड़ी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो। तो ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का ये एक फ्रंट है और इसके पीछे कोई एक बहुत बड़ी खतरनाक सी ऑर्गेनाइजेशन छुपी हुई है जो और कुछ बड़ा करना चाहती है। कोई टेररिस्ट ग्रुप हो सकता है, कोई और बड़ा क्राइम हो सकता है कि वो लोग जो है स्मगलिंग कर रहे हो या ड्रग्स बेच रहे हो, कुछ भी हो सकता है। द रेड हेडेड लीग इज अ कवर फॉर अ हाइस्ट। ऐसा हो सकता है कि कोई चोरी होने वाली है जिसके लिए ये कवर ऑर्गेनाइजेशन है, कि आपने ये नाम बना दिया है बट कोई बहुत बड़ी चोरी होने वाली है कि आप जो है इससे कोई फ्रॉड करने वाले हो इस ऑर्गेनाइजेशन से। रेड हेडेड लीग इज अ सोशल एक्सपेरिमेंट। ये एक सामाजिक प्रयोग है। आप जो है ये देखना चाह रहे हो कि ये जो लोग हैं, ये जो लाल बाल वाले हैं, ये क्या कुछ अलग कर सकते हैं, क्या इनकी जिंदगी कुछ अलग है, इस टाइप का अगर आप कोई प्रयोग कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि रेड हेडेड लीग इज अ रेड हेरिंग, यानी रेड हेरिंग होता है जब आप किसी चीज का जो है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई क्लू देखो, बट वो क्लू जो है वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, वो जो आपने सॉल्यूशन जो आपको मिला वो सॉल्यूशन इसलिए नहीं है कि आप उसे सॉल्व कर लो, वो सिर्फ आपको इसलिए दिया गया कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ और आप असली सॉल्यूशन तक पहुंच ही ना पाओ। तो ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा बड़ा क्राइम होने वाला हो जिससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपको ये छोटा वाला क्राइम दे दिया है कि आप ये छोटा रेड हेडेड लीग को सॉल्व कर लो, बट जितना टाइम आप इसे सॉल्व करने में लगा रहे हो इतने में मैं कोई बहुत बड़ी चोरी कर लूंगा, तो मैंने पुलिस को यहाँ पे बिजी कर दिया। ये भी हो सकता है कि रेड हेडेड लीग इज अ लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है ये सच में कोई संगठन हो जिसका नाम है रेड हेडेड लीग, बट इनका काम कुछ और भी हो सकता है ये कुछ अच्छा काम भी करते हो, हमें नहीं पता। नेक्स्ट है हमारी ग्रामर की एक्सरसाइज। तो यहाँ पे है मॉडल ऑक्सिलरी। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर मॉडल वर्ब्स ये क्या होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो ये मेन वर्ब में ऐड किए जाते हैं ये दिखाने के लिए कि जो मेन वर्ब का मीनिंग है उसमें क्या चेंज आ रहा है, उसका मतलब क्या है। जैसे कि यहाँ पे है इट कुड रेन टुमारो। यहाँ पे रेन जो है वो तो वर्ब है कि बारिश कल होगी, बट ये होगी या नहीं होगी ये आपको कैसे पता चल रहा है, कुड से। तो ये जो कुड जो लगाया है ये मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब का यूज आप इसलिए करते हो ताकि जो वर्ब है उसका मतलब ज्यादा क्लियर हो पाए। एंड जनरली हम मॉडल वर्ब्स जो है वो इंग्लिश में एक्सप्रेस करते हैं सिर्फ जो है 5 चीजें दिखाने के लिए। वो है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी यानी कोई काम होने वाला है या नहीं होने वाला है ये दिखाने के लिए। एबिलिटी यानी किसी काम को करने की क्षमता आपके अंदर है या नहीं है ये दिखाने के लिए। या फिर परमिशन दिखाने के लिए कि ये काम करने की परमिशन है या नहीं है। ऑब्लिगेशन की कोई काम आपको दिया गया है आपको करना है तो आपने किया है या नहीं किया है। या फिर एडवाइस देने के लिए। तो ये जो 5 चीजें हैं इन चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए इंग्लिश में जो है आप मॉडल वर्ब्स का यूज करते हो। जैसे कि पॉसिबिलिटी के लिए कल बारिश हो सकती है, इट कुड रेन टुमारो। एबिलिटी के लिए आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। तो मेरी एबिलिटी जो है मेरी क्षमता तैरने की वो आपको पता चल रही है कैन से। परमिशन के लिए है यू मे लीव अर्ली टुडे, आप आज जल्दी जा सकते हो। तो मे का यूज हो रहा है राइट, कि आप चले जाओ आप जा सकते हो। तो यहाँ पे मे जो है मॉडल वर्ब है। ऑब्लिगेशन के लिए आई मस्ट फिनिश माई होमवर्क, मुझे अपना होमवर्क फिनिश कर लेना चाहिए। तो ये मस्ट जो है ये आपका ऑब्लिगेशन बता रहा है। एडवाइस यू शुड ईट मोर वेजिटेबल्स और यू शुड स्टडी। तो आपको एडवाइस देने के लिए कौन सा मॉडल वर्ब यूज हुआ है, शुड। तो मॉडल वर्ब्स जनरली क्या कौन कौन से होते हैं, कैन, मे, शैल, विल, कुड, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड और डेयर। तो ये सारे जो है मॉडल वर्ब्स हैं। ना आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि मॉडल वर्ब्स में जो है आप टू नहीं लगाते हो मॉडल के आगे। जैसे आप ये नहीं कहते हो आई कैन टू स्विम, राइट, आप जो है टू का यूज नहीं कर रहे हो। दूसरा क्या है, आप जो वर्ब है उसमें ईडी या आईएनजी नहीं लगा रहे हो, जैसे कि आई शुडेड गो या आई शुड गोइंग, ऐसा नहीं कर रहे हो आप। ओके, जो वर्ब है वो गो ही रह रहा है और यहाँ पे भी आप ईडी या आईएनजी नहीं लगा रहे हो। तो मॉडल वर्ब का जब आप यूज करते हो तो आप टू नहीं लगा रहे हो और दूसरा आप जो है ईडी या आईएनजी को ऐड नहीं कर रहे हो वर्ब या मॉडल में। We can form questions and negative sentences using models without using the auxiliaries be, have or do. For example, we can say can you swim instead of are you able to swim, or do you have the ability to
swim। तो आप क्वेश्चंस भी बना सकते हो, नेगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हो मॉडल्स का यूज करके। आपको जो है उसमें जो है बी हैव या डू लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि आप सीधे कह सकते हो क्या तुम तैर सकते हो, इसकी बजाय कि आप ये कहो कि आर यू एबल टू स्विम, क्या तुम जो हो सक्षम हो तैरने में। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट हो गया है, राइट। अगर आप ऐसे बोलो आर यू एबल टू स्विम, क्या तुम तैरने में सक्षम हो, इससे बेटर है आप क्या डायरेक्टली कह सकते हो क्या तुम तैर सकते हो, कैन यू स्विम। तो ये जो है हमने मॉडल कैन का यूज किया और ये हमारा बन गया कैन यू स्विम। तो हम क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। फ्रेम सिंपल sentences, statements, questions, request, order, permissions, etc. using the models listed above। तो जो मॉडल वर्ब्स इन्होंने आपको बताए हैं कैन, मे, शैल, विल, कुड, इन सबको यूज करके जो है आपको नॉर्मल स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, परमिशन, ये सब जो है ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स यानी जो मैं आपको सिर्फ एक नॉर्मल सेंटेंस बोलूं जिसमें सिर्फ एक सेंटेंस है, ना उसमें कोई क्वेश्चन है, ना उसमें कोई रिक्वेस्ट है, ना ऑर्डर है, ना परमिशन है, वो हुआ एक सिंपल स्टेटमेंट। तो उसके एग्जांपल्स, कैन का एग्जांपल है आई कैन हेल्प यू विद योर होमवर्क, मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारे होमवर्क में। शी मे बी लेट फॉर द मीटिंग, we shall overcome this challenge later. They will arrive at the airport at 8 p.m. I could have done better on the test. He might be best candidate for the job. You should take a break and relax. तो ऐसे करके जो है सारे मॉडल्स का यूज करके जो है ये स्टेटमेंट्स वाले हैं सेंटेंसेस। क्वेश्चंस के लिए होगा कैन यू हेल्प मी विद द प्रॉब्लम, क्या तुम मुझे इस प्रॉब्लम में हेल्प कर सकते हो। मे आई बोरो योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ। शैल वी गो फॉर अ वॉक, क्या हम वॉक पे जा सकते हैं। विल यू बी अटेंडिंग द पार्टी, क्या तुम पार्टी अटेंड करोगे। कुड यू प्लीज पास मी द सॉल्ट, क्या तुम मुझे सॉल्ट पास कर सकते हो। माइट आई आस्क यू अ क्वेश्चन। तो ऐसे करके जो है आपने सारे मॉडल वर्ब्स यूज करके क्वेश्चंस बनाए हैं। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट के लिए आप मॉडल वर्ब्स कैसे यूज कर रहे हो, कैन यू प्लीज हेल्प मी विद माय होमवर्क, क्या तुम प्लीज मेरी मदद कर सकते हो। मे आई आस्क यू अ फेवर, क्या मैं तुमसे एक हेल्प मांग सकता हूँ। शैल वी गो टू द बीच दिस वीकेंड, क्या हम बीच जा सकते हैं इस वीकेंड पे। विल यू लेंड मी योर कार, क्या तुम मुझे अपनी कार दोगे। कुड यू गिव मी अ राइड टू द एयरपोर्ट। तो ऐसे करके जो है आपने रिक्वेस्ट के सेंटेंसेस बनाए हैं। ऑर्डर्स के आप कैसे बनाओगे, कैन यू प्लीज कम टू माई ऑफिस, क्या तुम मेरे ऑफिस आ सकते हो। मे यू लीव द रूम नाउ। शैल यू कंप्लीट दिस टास्क बाय टुमारो। विल यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग, क्या तुम बोलना बंद करोगे। कुड यू प्लीज बी क्वाइट, क्या तुम चुप हो सकते हो। माइट यू प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स, क्या तुम लाइट्स बंद कर सकते हो। तो इस तरह से जो है आप ऑर्डर्स दे रहे हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चंस रिटन ऑन द इंडेंट ऑफ चैप्टर। आपके चैप्टर के पेज पे जो साइड में जो सवाल हैं वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है फाइंड सैंपल्स ऑफ क्लासिफाइड एड्स फ्रॉम एन इंग्लिश न्यूज़पेपर, वेयर विल द एडवर्टाइजमेंट गिवन हियर बी सीन इन द क्लासिफाइड्स। तो आपको जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर कोई भी लेके जो है उसमें जो क्लासिफाइड का सेक्शन है वो यहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ पे मैंने एक पेज जो है पेस्ट किया है। तो जनरली क्लासिफाइड एड्स का जो सेक्शन होता है उसमें एड्स होते हैं, उसमें जॉब की वैकेंसी हो सकती है, कोई सर्विस कोई प्रोवाइड कर रहा हो कि अगर आपको प्लम्बिंग करानी है तो इस नंबर पे कॉल करें, इलेक्ट्रिशियन का काम है तो यहाँ करें, या फिर कोई रेंट के लिए अपना घर चढ़ा रहा हो तो उसका ऐड होगा, कोई चीज बेच रहा हो तो उसके एड्स होंगे। तो इस टाइप के जो एड्स होते हैं वो क्लासिफाइड सेक्शन में आते हैं। नाउ जो एडवर्टाइजमेंट आपके चैप्टर में दिया गया है जिसमें वो रेड हेडेड लीग में जो वैकेंसी की बात हो रही है वो कहाँ पे छपेगा, वो भी क्लासिफाइड वाले ऑप्शन में छपेगा। Advertisements given in the chapter is usually found in the employment opportunities or help wanted section of the classifieds. These sections are typically located towards the back of the newspaper and are organized by job type or industry. तो ये जो ऐड है ये हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना ये सेक्शन है एम्प्लॉयमेंट वाला, यहाँ पे जो है आपको वो वैकेंसी वाला ऐड जो है दिखाई देगा। और ये जनरली जो है न्यूज़पेपर के लास्ट के पेजेस में होता है। और अगर जॉब्स की बात हो रही है तो ये डिवाइडेड होगा कि अगर आईटी के जॉब्स हैं तो वो एक साथ लिस्टेड होंगे, अगर कोई हाउस हेल्प वाले जॉब हैं तो वो अलग से लिस्टेड होंगे। तो हर जॉब टाइप और उसकी कैटेगरी के हिसाब से जो है अलग अलग जो है लिस्टेड होता है। What do you have to do when you are told to apply in person? तो अगर आपको बोला जाए अप्लाई इन पर्सन तो आपको क्या करना होता है, इसका मतलब होता है
कि आप वहां जाके अप्लाई करो। अप्लाई इन पर्सन का मतलब है कि आपको जाके अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी एप्लीकेशन जो है लेटर में भेज दो, ईमेल कर दो। नहीं, आपको वहां जाके एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। When you are told to apply in person, it means that you need to visit the company or organization's office or location to submit your job application. This is usually done when the employer wants to meet you in person or when they want to see how you present yourself. तो ये यूजुअली इसलिए होता है कि एम्प्लॉयर जो है, जो आपको जॉब देने वाला है, वो देखना चाहता है कि आप कैसे हो। वो ये देखना चाहता है आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो और आप किस टाइप के इंसान हो। तो ये देखने के लिए जो है वो आपको बोलेगा कि अप्लाई इन पर्सन, खुद आके अप्लाई करो। फाइंड आउट हाउ फोटोग्राफ्स वर डेवलप्ड इन दोज डेज। तो उस टाइम में फोटोग्राफ्स कैसे डेवलप होती थी ये बताना है आपको। तो ये टाइम कब का है, ये स्टोरी कब लिखी गई है? लेट 1800s में। तो लेट 1800s में जो है, जो फोटोग्राफी जो थी वो रील से इन्वॉल्व थी, राइट। वो जो फोटोग्राफ्स होते थे वो कैमरा में रील डाली जाती थी और फिर फोटो क्लिक होती थी। और फिर उस रील को डेवलप करने के लिए क्या करते थे, वो एक डार्क से कमरे में जाते थे जहाँ पे जो है एक केमिकल सोल्यूशन होता था जिसमें फिल्म को डाल के फिर जो है वो कागज के ऊपर जो है वो प्रिंट होता था। तो वो एक डार्क से कमरे में ऐसा प्रिंटिंग होती थी। आप अगर कोई पुरानी मूवीज देखोगे अमिताभ बच्चन की, डॉन वगैरह, तो उसमें वो जो फोटोग्राफ्स को जो वो प्रिंट करते हैं अंधेरे लाल से कमरे में ले जाके, उस तरह से जो है फोटोग्राफ्स जो है डेवलप होती थी उस टाइम पे। Who do you think is smarter, Mr. Wilson or his assistant? आपको क्या लगता है कौन ज्यादा स्मार्ट है, मिस्टर विल्सन या उनके असिस्टेंट विंसेंट स्पॉल्डिंग? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपको अपने आंसर के लिए रीजंस भी देने हैं। स्पॉल्डिंग इज मोर कनिंग एंड मैनिपुलेटिव देन विल्सन। तो स्पॉल्डिंग जो है वो ज्यादा चालाक है और ज्यादा लोगों को अपनी बातों में फंसा ले, ऐसा इंसान है विल्सन के मुकाबले। Spalding is the one who comes up with the idea of applying for the red-headed league job. स्पॉल्डिंग ही जो है वो इस आइडिया के साथ आता है कि विल्सन को जो है इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। एंड ही इज द वन हु कन्विंसेस विल्सन टू टेक द जॉब। और वही जो है मिस्टर विल्सन को कन्विंस करता है, उन्हें कहता है कि आप ये जॉब ले लो। स्पॉल्डिंग इज ऑल्सो द वन हु इज इन्वॉल्व इन द क्रिमिनल स्कीम टू रॉब द बैंक। स्पॉल्डिंग ही है जो ये स्कीम बनाता है कि हमें बैंक में चोरी करनी है। Wilson, on the other hand, is portrayed as simple and honest man who's easily taken in by Spaulding's schemes. विल्सन जो है वो बहुत ही सिंपल इंसान दिखाए गए हैं, बहुत ही सीधे साधे सच्चे इंसान है जो कि स्पॉल्डिंग की स्कीम में आ जाते हैं। उन्हें समझ भी नहीं आता है कि स्पॉल्डिंग जो है ऐसा कुछ स्कीम बना रहा है। Therefore, while Spaulding may be more intelligent than Wilson, he is also more dishonest and corrupt. तो ऐसा तो है, स्पॉल्डिंग जो है वो विल्सन से ज्यादा इंटेलिजेंट है, पर वो उतना ही जो है उसके अंदर उतना ही भ्रष्टाचार भी है और उतना ही वो बेईमान भी है। Why was Fleet Street full of red-headed people? वो रास्ता जो था वो लाल बाल वाले लोगों से भरा हुआ क्यों था? इसलिए था क्योंकि उन्होंने एक जॉब ओपनिंग का एडवर्टाइजमेंट निकाला था लाल बाल वाले लोगों के लिए। Who was well suited for the job? कौन था जॉब के लिए वेल सूटेड? जाबेस विल्सन, क्योंकि उनके सर पे लाल बाल थे। Why did Mr. Wilson accept the job? उन्होंने जॉब क्यों एक्सेप्ट किया? इसलिए किया क्योंकि जॉब में उन्हें सैलरी अच्छी मिल रही थी और काम बहुत ही जरा सा था। Would you like to do such a job? Why? क्या आप ऐसा कोई जॉब करना चाहोगे और क्यों? तो मैं ऐसा कोई जॉब नहीं करना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत ही, इसमें कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ आपको कोई चीज कॉपी करनी है। तो ये बहुत ही बोरिंग टाइप का जॉब हो जाएगा जिसमें कुछ मुझे करना ही नहीं है। तो मैं नहीं करना चाहूंगी इस टाइप का जॉब। जॉब शुड बी इंटरेस्टिंग। जॉब्स जो है वो इंटरेस्टिंग होने चाहिए, चैलेंजिंग होने चाहिए। हमें उसमें जो है मौका मिलना चाहिए कि हम आगे कुछ सीख सकें और कुछ नए नए स्किल्स जो है वो हम सीख सकें। और ऐसा कुछ भी जो है इस जॉब में नहीं था, तो मैं ऐसा जॉब नहीं करना चाहूंगी। Why would anyone want to copy an encyclopedia? Think of two good reasons. कोई इंसान जो है एनसाइक्लोपीडिया को क्यों कॉपी करना चाहेगा? आपको ऐसे दो कारण सोचने हैं जिसकी वजह से ऐसा कोई करेगा। तो ऐसे दो कारण हो सकते हैं। टू प्रिजर्व नॉलेज, हो सकता है कि वो ज्ञान को जो है वो अपने पास रखना चाहते हैं। एनसाइक्लोपीडिया में जो है बहुत सारी जानकारी होती है। एनसाइक्लोपीडिया क्या है? वो विकिपीडिया की तरह, जैसे आपको ऑनलाइन विकिपीडिया मिलता है, उसमें हर सब्जेक्ट हर टॉपिक पे कोई ना कोई डिटेल उसके बारे में जानकारी दी हुई है। ऐसे ही एनसाइक्लोपीडिया में होती है, उसमें हर जानवर के बारे में, हर एक्टिविटी के बारे में, हर देश के बारे में, आप कोई भी चीज उठा लो उसके बारे में जानकारी जो है एनसाइक्लोपीडिया में होगी।
तो हो सकता है कोई इंसान उसे इसलिए कॉपी करना चाह रहा हो ताकि वो जानकारी जो है अपने पास रख सके। इसलिए भी हो सकता है कि वो इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा एक्सेसिबल करना चाहता हो ताकि जो है और ज्यादा लोग जो है उसे देख सकें, और ज्यादा लोगों को जो है एनसाइक्लोपीडिया की जानकारी मिल पाए कि अगर किताब के सिर्फ 2-3 ही मेरे पास कॉपीज हैं तो मैं उसकी और कॉपीज बना के और लोगों को जो है जानकारी प्रोवाइड करूं। What would we do today if we needed copies of text from a big book? अगर हमें आज के टाइम में जो है कोई किसी बड़ी किताब से जो है उसकी कॉपीज चाहिए हो कि उसमें क्या क्या लिखा है उस ज्ञान की, तो हम क्या करेंगे? तो आज के टाइम में हम क्या कर सकते हैं, हम स्कैन कर सकते हैं, हम फोटो ले सकते हैं पेज की, हम फोटो कॉपी का यूज करके उसको जेरोक्स भी कर सकते हैं, राइट। तो आज के टाइम में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट उस समय पे ऐसा नहीं था, तो मिस्टर विल्सन को क्या करना पड़ रहा था, उन्हें हाथ से जो है कॉपी करना पड़ रहा था हर पेज को। What is the difference between a dictionary and an encyclopedia? Find out. तो आपको ये पता करना है कि डिक्शनरी और एनसाइक्लोपीडिया में क्या डिफरेंस होता है ना। डिक्शनरी में क्या होता है, उसमें हर वर्ड का मीनिंग होता है, यानी आप कोई भी वर्ड जो है दुनिया का ले लो, वो आपको डिक्शनरी में जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिल जाएगा और उसका मीनिंग लिखा होगा। बट एनसाइक्लोपीडिया में क्या होता है, उसमें वर्ड के मीनिंग्स ही नहीं होंगे, उसके उसमें जो है उनके बारे में पूरी जानकारी होगी कि अगर आपने ई से एलिफेंट वहां पे सर्च किया तो एलिफेंट के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि एलिफेंट का लाइफ स्पैन कितना बड़ा होता है, वो क्या खाता है, वो क्या करता है, कब सोता है, कब जागता है, आपको उसकी पूरी जानकारी मिलेगी। तो हर टॉपिक की अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो वो आपको एनसाइक्लोपीडिया में मिलेगी, जबकि डिक्शनरी जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वर्ड्स के मीनिंग्स होते हैं। Suggest a few words that may appear under A after archery in an encyclopedia. तो encyclopedia में A में जो है archery के बाद और क्या क्या आएगा, तो और क्या आ सकता है, architect हो सकता है, aromatics हो सकता है, asparagus हो सकता है, assassinator हो सकता है, astrobiologist हो सकता है, astrophysical। तो बहुत सारे चीजें हो सकती हैं archery के बाद A के अंदर में। What would you advise Mr. Wilson to do in the given situation? आप क्या एडवाइस दोगे मिस्टर विल्सन को इस सिचुएशन में करने के लिए? तो मैं उन्हें क्या एडवाइस दूंगी, मैं उन्हें बोलूंगी कि वो पुलिस के पास जाएं। ही शुड गो टू द लॉफुल अथॉरिटी। तो जो भी कानून वाली चीज है उसके पास वो जाके इस क्राइम को रिपोर्ट करें कि अगर उन्हें लग रहा है कि उनके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है या कोई बहुत बड़ा क्राइम होने वाला है तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पुलिस को जाके इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि वो जो है उसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अगर मैं चीजें अपने हाथ में ले लूं, खुद से सॉल्व करना चाहूँ, तो हो सकता है कि सिचुएशन और खराब हो जाए, हो सकता है क्राइम कमिट ही हो जाए और मुझे पता भी ना चले, क्योंकि मेरे पास वो एबिलिटी नहीं है कि मैं किसी क्राइम को रोक सकूं। वो किसके पास है, पुलिस के पास है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.